ये वो जो आई है, हाँ क्योंकि मैंने 3 प्रयोग तो 2 सुना हूँ, एक सुना, एक देखा, एक किया। जो जैसा आपने कह रहे हैं कि होगा पार्टी से, हाँ बिल्कुल। तो मैंने तो कहा ना कि 3 प्रयोग अभी भारत में हुए और दुनिया में 4 प्रयोग हुए। एक पहला प्रयोग गांधी जी ने किया और यहाँ सारे राजनेताओं ने नियत खराब हुई कि क्या हुई, या सुनियोजित प्लान से नियंत्रित तंत्र को नियुक्त कर दिया, जो हम लोग भोग रहे हैं लोकतंत्र में। दूसरा प्रयोग जयप्रकाश जी जो कहें कि भाई उस समय तो मैं कह रहा हूँ कि 11 वर्ष की उम्र में जब भाजपा की स्थापना हुई तो फिरोज शाह कोटला मैदान में मुझे ही ऐसे चाहे लड़का मान के चाहे बचपन मान के जो भी आपके पास आया वह खड़ा कर दिए। तो वो भी देखा मैंने, सारा क्रिया की सत्ता आई, और वही आप जैसा कह रहे हैं कि पीड़ा व्यवस्था परिवर्तन को मैंने बहुत सुना हूँ। तीसरा प्रयोग अन्ना जी का हुआ, और अन्ना जी के भी प्रयोग में जन बड़ा सैलाब उमड़ा, और फिर वही स्थिति हो गई कि सत्ता में पहुंचने के बाद आदमी की नियत बदल जाती है। तो क्या कारण है कि वहां पहुंचते ही मेरी नियत, फिर मैं कर रहा हूं, मेरी नियत ना खराब हो जाए, इसका गारंटी तो नहीं है। देखिए, तो क्या बेचारी ये जनता यही प्रयोग करता रहे। दूसरा, न्यायपालिका में मैं भी गया, जैसा मैं कह रहा हूं, तो हाई कोर्ट से ऊपर जो होते हैं जितने जस्टिस, आप चीफ जस्टिस देखेंगे, किसी न किसी के या तो घर के बच्चे होंगे अथवा किसी राजनेता का गुलाम होंगे। तो किससे कल्पना करें कि जब हम आपसे ही नियुक्त हो रहे हैं आपके द्वारा, तो हम आपके खिलाफ क्या कर पाएंगे, क्योंकि दोनों दिशा में अपने जीवन का प्रयोग है। इसलिए मैं जगह जगह चल रहा हूँ कि क्या होना चाहिए। भाई मेरी भी तो नियत है ना, पहले सिस्टम बनना चाहिए कि सिस्टम बनाने वाले को चरित्रवान बनाना चाहिए। ये बड़ा कठिन समस्या है। इसी में हम थोड़ा जोड़ देते, इसी सवाल है हमारा भी कि देश की जनता ने, जो आप कह रहे हैं कि जनता ही पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, हम वही सिस्टम से वहाँ जाएंगे, तो जनता ने गांधी पर भरोसा किया और गांधी ने परिवर्तन किया। लेकिन गांधी के मरने के बाद गांधी के दर्शन को ठीक उलट दिया गया। इसी तरह से बड़ा परिवर्तन जयप्रकाश नारायण जी ने कहा। जयप्रकाश नारायण जी की भी बातों को जो सिस्टम में गए, जो पार्लियामेंट में माने नहीं, वो अपनी वाली उनको उनके साथ में अन्ना के भी देख रहे हैं, अन्ना के लोगों ने भरोसा किया, अन्ना के आंदोलन से बड़ा परिवर्तन हुआ, मोदी जी आए। लेकिन जनता के जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो क्या बार बार इसी को दोहराते रहेंगे? कुछ और किया जा सकता है? पहली बात तो यह है कि जिन लोगों का आपने नाम लिया, गांधी का या अन्ना का या जयप्रकाश का, इन लोगों ने कोई सिस्टम में कोई परिवर्तन नहीं किया। इनके पास कोई विचारधारा नहीं थी लोगों के वास्तविक परिवर्तन करने की। जैसे गांधी जी ने एक सिद्धांत लाया थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप का, कि जो बहुत अमीर हैं उनको चाहिए कि वे गरीबों के लिए कुछ कर दें। यह तो एक उपदेश हुआ। शासन कभी उपदेश से नहीं चलता है, शासन सदैव आदेश से चलता है। उसके बाद जयप्रकाश नारायण की बात है। जयप्रकाश नारायण तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू कर दिया था, तो जयप्रकाश नारायण का था कि हम लोगों ने बहुत कठिनाई से आज़ादी ली, अब ये कुछ लोगों की गुलाम बनाने की स्कीम पर काम हो रहा है, तो हम लोग इसके खिलाफ में काम करेंगे, और उसके खिलाफ आंदोलन किया हुआ। वो तो फिर रिस्टोरेशन हुआ कि मतलब हम लोग जो है इमरजेंसी से बच गए। हालांकि इमरजेंसी से बचने का संविधान में प्रावधान दिया हुआ है, लेकिन इमरजेंसी से जयप्रकाश जी ने बचाया। लेकिन वो कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जिससे जनता के जीवन में कोई परिवर्तन बहुत बड़ा आ जाता। बस यही है कि इमरजेंसी से बच गए, बस इतना हुआ। और अन्ना जी का जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल वाला आंदोलन चला, लेकिन जन लोकपाल से किसी एक आदमी को बैठा देने से भ्रष्टाचार घटेगा नहीं, बल्कि और बढ़ जाएगा। हमारा तो यही मानना है। इसलिए बढ़ेगा कि वो भी अपना कमीशन फिर तय करेगा कि दो, नहीं तो मैं इसको पास ही नहीं करूँगा, मेरे हाथ में जब है।
तो वह और अपना कमीशन उसमें जोड़ देगा और भ्रष्टाचार बल्कि और बढ़ जाएगा उससे। वो मैं नहीं मानता कि उन लोगों ने सिस्टम के लिए वास्तव में कुछ परिवर्तन किया। अब रही जनता की बात कि जनता को क्या करना है। जनता को तो प्रयोग करना ही करना है, ये प्रयोग रुकेगा नहीं कभी भी, ये जान लीजिए, कोई रोक भी नहीं सकता। प्रयोग तो चलता ही रहेगा तब तक जब तक कि एक एक को न्याय नहीं मिल जाए। ये समझ ले, ये समाज प्रयोग करेगा और इसी देश में नहीं करेगा, हर देश में करेगा, हर युग में होता है, आगे भी होता रहेगा। कभी आज तक न्याय नहीं मिला, जिसको वास्तविक न्याय कहा जाता है, जनता को कभी आज तक नहीं मिला है, क्योंकि न्याय जनता के हाथ में रहा ही नहीं है। जनता सदैव मांगने की स्थिति में रही है, कभी न्याय करने की स्थिति में नहीं रही है। तो जनता को न्याय करने की स्थिति में लाने के लिए जनता को भी उठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है, जनता को लड़ना पड़ेगा। और किसी से मांगने से नहीं मिलने वाला है, मांगने से सदैव तुच्छ चीज़ें मिलती हैं। आपको अधिकार सदैव लड़ के लेना पड़ता है, तो आपको तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यहाँ बैलेट वाली लड़ाई होगी तो एक प्रश्न और उठता है कि क्या हम लोग मिस्र वाली स्थिति करें कि लीबिया वाली करें, ट्यूनीशिया वाली करें। जनता को तो देखिए, ये भी तो नहीं करना चाहिए, हिंसक नहीं होना चाहिए। मैं लड़ाई की बात कर रहा हूँ तो मैंने कहा कि हम लोग बैलेट वाली लड़ाई करेंगे, बुलेट वाली नहीं। मैंने कहा ना, हम लोग की जो भी लड़ाई होगी वो संविधान के तहत होनी चाहिए। संविधान ने जो बना रखा है, संविधान ने पर्याप्त प्रावधान दे रखे हैं, कोई जरूरत नहीं है उसकी। क्या जरूरत है जब संविधान ने पर्याप्त दे रखे हैं प्रावधान कि भाई आप कैसे लड़िए, तो आप मत पत्रों से लड़िए ना, आप वोट से लड़िए ना, आप सबको एकजुट कीजिए, वोट से लड़िए, चुनाव लड़िए, उसके बाद फिर जाइए। जो लड़ने का जो तरीका दे रखा है तो उसके तहत लड़िए, वही बेस्ट तरीका भी है। और कोई अच्छा तरीका मैं नहीं देख रहा कि और कोई बढ़िया तरीका है। आपको सिर्फ चुनाव ही लड़ना है, लड़ाई का मेरा मतलब चुनाव से ही है। उसके लिए आपको लोगों को तैयार करना पड़ेगा, आपको एक गोल बनाना पड़ेगा। अब रही बात कि किस पर भरोसा किया जाए, जो प्रश्न था आपका कि किस पर भरोसा किया जाए, तो भरोसा किसी भी व्यक्ति पर नहीं किया जाए। भरोसा सदैव सिस्टम पर करना चाहिए, व्यक्ति पर नहीं। मैं भी तो कह रहा हूँ सिस्टम, व्यक्ति पर नहीं। तो व्यक्ति पर यदि भरोसा करेंगे, व्यक्ति आज ईमानदार है कल बेईमान हो जाएगा, और कौन ईमानदार है कौन नहीं, इसकी कौन सी मशीनें की चेकिंग होगी। तो इसलिए ये व्यक्ति पर भरोसा बेकार की बातें हैं। हाँ, ये सब झूठे लोग कहते हैं कि व्यक्ति पर भरोसा। अब बात उठती है कि कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे कि वो व्यक्ति जैसे जो गया वो बेईमान ना हो जाए। जिसको चुना गया कि भाई ये जाकर के बदलाव लाएगा, पता चला कि वही जाकर के वहाँ पर नहीं बदलाव ला रहा है, तब क्या होगा। तो इसके लिए मैंने बताया था कि जो पार्टी बनेगी, उस पार्टी की जब यह स्थिति होगी कि अब वह जो है पार्टी बड़ी हो गई, अब हर जगह चुनाव लड़ा रही है, तो चुनाव लड़ाते समय जो कैंडिडेट वो सिलेक्शन करेगी, तो उस कैंडिडेट के सिलेक्शन के समय वो उसी मशीन को पहले लाया जाएगा। पहले उस मशीन का इम्प्लीमेंटेशन पार्टी के भीतर होगा, पहले वहाँ बाज़ार में तो और ऑफिस में और इस सब में तो बाद में होगा, पहले पार्टी के भीतर होगा। जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा उसको उस मशीन से गुजरना पड़ेगा, और उससे उसका इरादा को देख लिया जाएगा कि वास्तव में इसकी प्लानिंग क्या है अंदर की। तो उसके अंदर की प्लानिंग अगर ठीक होगी, मशीन रीड करके बता देगी कि नहीं ये ऑनेस्ट आदमी है, ये वास्तव में डेडिकेटेड है, ये इसी चीज़ को लाना चाहता है, तो फिर वैसे आदमी को ही टिकट दिया जाए और उनमें से ही जो जीतेगा वो जाएगा। तो हम मशीन पर ही भरोसा करेंगे लगातार, हर चुनाव में वैसे को गुजरना पड़ेगा और करना पड़ेगा। और जो जब सरकार बनेगी तो सरकार में भी जितने भी मंत्री रहेंगे, विधायक रहेंगे, सांसद रहेंगे, जो भी रहेंगे, वो सब उस मशीन से गुजरेंगे। और वो मशीन जो है लाइव होगी, वो मशीन जो है वो किसी एक जगह बैठी भी नहीं रहेगी, उसको पूरा देश देखेगा उस मशीन को। उस मशीन का जो वो होगा कि इसमें क्या रिजल्ट आ रहा है, उसका रिजल्ट पूरा देश देखेगा। वो गोपनीय नहीं रखी जाएगी मशीन, बात समझ रहे हैं, ताकि उस आदमी का कैरेक्टर पूरा देश देखे कि क्या है क्या नहीं। जिसको इतना हिम्मत है कि जो समझता है कि नहीं मैं इतना ड्राई ऑनेस्ट हूँ, वही आएगा। बाकी जिसको लगता है कि अपने पर शक शुबा है वो हटे, वो खुद ही हट जाएगा। तो हम लोग इस सिस्टम पर भरोसा करेंगे और उसके बाद फिर इस तरह से उसको हम लोग लागू कर सकते हैं। अब बात यह रही कि इस आंदोलन को खड़ा करने की, इस आंदोलन को खड़ा जो करना है, इसके लिए बहुत धन, बहुत संगठन, ये सब चाहिए। हाँ, विचार तो हम लोग के पास हैं अच्छे, विचार में तो कोई कमी नहीं है। अभी उधर जो किसान आंदोलन चल रहा था तो उसमें गए थे हमारे जनता राज पार्टी से भी कुछ लोग, और वहाँ जाके दिए हैं, श्याम जी हैं उनको दिए हैं। फिर वे लोग जो है
राकेश टिकैत को भी दिए हैं, इसलिए टिकैत बीच बीच में एक दो बयान दे रहा है ना कि नेताओं को हटाना पड़ेगा। अगर सुने होंगे गौर तो किए होंगे। तो उन लोग की अभी अब उस पर वो काफ़ी चिंतन मनन कर रहे हैं, योगेंद्र यादव वगैरह सभी चिंतन मनन कर रहे हैं। उन लोग को पहुंचा दिया गया, साहित्य पहुंचा दिया गया है, अब उस पर चिंतन हो रहा है। अब कुछ बहस होगी तो वे लोग कहे हैं कि यहाँ कभी आएंगे, तो कभी आएंगे तो यहाँ पर खुल करके हर चीज़ पर बहस होगी, फिर जहाँ जैसे होगा। और कोई और भी आंदोलन जहाँ चाहे चला सकता है। अब बात यह रही कि जब यह आंदोलन एक बार चलने लगेगा और जब व्यापक रूप पकड़ लेगा और जनता के बीच में बात हो जाएगी, तब तो फिर बाकी मुद्दे गौण हो जाएंगे। फिर यही मुद्दा होगा कि कब जो है कंपूतंत्र की स्थापना होगी, कब आनुपातिक समाजवाद की स्थापना होगी, और कब जो है ये बायोमेट्रिक डाटा प्रणाली जो है जिससे भ्रष्टाचार हम लोग हटाएंगे इस मशीन को, कब इन सब की स्थापना होगी। तो उस वक्त फिर यही मुद्दे रहेंगे, ये छोटे छोटे मुद्दे ये सब समाप्त हो जाएंगे। और अब एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। कहीं मान लीजिए अभी हम लोग कह रहे हैं कि एक ही सिस्टम से होगा, बिना राजनीति के संभव नहीं। और राजनीति में बैठा व्यक्ति, मान लीजिए मैं ही बैठा हूँ, हाँ, और मैं एक लाइन संविधान सम्मत लिख दिया कि अब चुनाव की कोई जरूरत नहीं, फिर क्या कर सकते हैं? ऐसा है कि ऐसा उसके कह देने से वो जरूरत नहीं होगा, क्योंकि वो गैर संवैधानिक हो जाएगा ना, उसके कहने से नहीं होगा। प्रयोग इंदिरा जी में 6 वर्ष का प्रयोग हो चुका, वह गैर संवैधानिक है कि वह गैर संवैधानिक है, उसकी मान्यता वो नहीं होगी कि वो कहेगा वो नहीं होगा, तब तो फिर जो है एक तरह से विद्रोह हो गया ना वो, फिर तो वो विद्रोह हो जाएगा। ऐसा वो हिम्मत ही नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये जो है जुडिशियरी उसको खुद अलाउ नहीं करेगी, यहाँ की जनता अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ की जनता लोकतंत्र में पली बढ़ी है, तो यहाँ की जनता नहीं उसको अलाउ करे। मैंने ही अध्ययन किया, तभी तो मैं बात कर रहा हूँ। 395 सारे अनुच्छेद हैं, तो ये देखा जाए कि क्या ये संविधान अंतर्राष्ट्रीय संविधान से भी बंधा है कि नहीं बंधा है। और फिर अंतर्राष्ट्रीय संविधान में देखें तो चीन की स्थिति क्या है। चीन में तो यही है कि जो अब एक व्यक्ति कहेगा, वर्तमान में चीन की जनता उसी की गुलाम होगी। नॉर्थ कोरिया का भी देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं क्या ऐसा खतरा नहीं दिखता है कि आ सकता है? ऐसा है कि मुख्य रूप से देखिए शासन कौन करता है, यदि अच्छा से देखा जाए तो शासन वह करता है जिसके पास मिलिट्री है, जिसके पास फोर्स है। बिल्कुल, मैं इसे सही बात तो यही है कि जिसके पास मिलिट्री है वो शासन करता है। मिलिट्री अगर आपके पास सारी हो जाए तो आप शासन करने लग जाए। आज देश में जितने नेता फेता हैं पकड़ के मरवा दिया जाएगा इनको। हाँ, 522 गोली, 522 ख़त्म। तो मिलिट्री जिसके पास है वो होता है, लेकिन मिलिट्री जो है वो कब्जा कर सकती है, शासन करना उसके लिए बहुत कठिन है। यहाँ भी मिलिट्री ने प्रयास किया था, जब नेहरू थे उस वक्त जो है कहा जाता है कि जनरल मानेकशॉ ने ऐसा हिंट, हाँ, कोशिश की थी कि तख्ता पलट दिया जाए। तो यह तो शासन में चलता है, शासन में कोई ग्रुप शासन करेगा, मिलिट्री शासन करेगी या जनता शासन करेगी। हाँ, या कोई ऐसा कोई एक व्यक्ति, तो वो व्यक्ति भी क्या मिलिट्री ही हो गया, तो मिलिट्री का ही शासन माना जाएगा। तो अब सवाल उठता है हमारे भारत की और चीन की, जो आपने बात की है, तो चीन में तो 1 पार्टी रूल है, पार्टी का शासन है ही वहाँ, ये बात नहीं कि नहीं है, 1 पार्टी रूल है। तो 1 पार्टी रूल है, तो 2 पार्टी रूल के लिए उन लोगों ने बहुत कोशिश की, ये बात नहीं है। आपको याद होगा तियानवे स्क्वायर वाला कांड, जिसमें कि कितने लोग बच्चे मारे गए थे। तो कोशिश तो उन लोगों ने भी की और वहाँ भी कोशिश जारी रहेगी। ऐसा नहीं कोशिश ख़त्म हो जाएगी और वो अनंत काल के लिए जो कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ बन गया, ऐसा नहीं होगा। लंबे समय तक होगा, ठीक है, वहाँ के लोग परेशान होंगे, फ्रस्ट्रेटेड होंगे। अभी उनको थोड़ा ठीक लग रहा है, हाँ, वे थोड़ा अपनी आज़ादी को साइड लाइन किए हुए हैं। अभी सोच रहे हैं कि हमारे पास धन आ जाए, हम भोगें। अभी वो वैश्य प्रवृत्ति में है। देखिए, जो वर्ण व्यवस्था की बात की गई है, तो उसमें जब हम धन से संतुष्ट भी रहते हैं और हमारी हर योजना वही धन और भोग में लगी रहती है, तो हम वैश्य प्रवृत्ति कहते हैं। चीन ने भी अपने लोगों को वैश्य प्रवृत्ति बना रखा है कि तुमको पैसे मिल रहे हैं, घर मिल रहा है, ये मिल रहा है, काम मिल रहा है, बस तुम संतुष्ट हो, तुमको क्या लेना देना। हाँ, तो ये होता है। लेकिन इसके बाद, लेकिन यहीं तक ऐसा है ना, मनुष्य का माइंड तो अलग ही ना वर्क करता है। वो कहेगा अच्छा बेटा हम लोग ऐसे करेंगे, तुम मजा लोगे, ऊपर तुम शासन करोगे, वह भी सोचेगा उसके विषय में और कभी ना कभी उसके दिमाग में आएगी। तो जो अब समाज जब पूर्ण रूप से जब खा पी करके मोटा हो गया
और सब कुछ कर लिया, तो अब वो सोचेगा कि मैं भी शासन करूँगा। वहाँ से जो है अब उसके भीतर में छतरी वाली बात आनी शुरू होगी और वो फिर चुनौती देना शुरू करेगा। ये सब चलता रहता है, ये प्रकृति में चलता रहता है। हाँ, ये बदलती है, हर जगह बदलती है, बदलेगी। आज तक श्रम और ज्ञान का भी कभी प्रभुत्व ऐसा दिखा, मतलब आज तक ऐसा बताएं? ज्ञान का प्रभुत्व तो सदैव रहा है, लेकिन ज्ञान का प्रभुत्व अलग रहा है। ज्ञान जो सदैव है ना, चूंकि वो ज्ञान जो है वो ज्ञान से संतुष्ट रहता है, उसको न सत्ता की भूख होती है और न ही जो है धन की भूख होती है। हाँ, इसलिए ज्ञान जो है अपने ज्ञान से संतुष्ट रहता है, परंतु ज्ञान का प्रभुत्व सदैव रहा है और वो सदैव इंस्पिरेशन के रूप में रहा है और सदैव मार्गदर्शन के रूप में रहा है। तो आज भी ज्ञान का है, ये जो कुछ भी हो रहा है ज्ञान से ही तो हो रहा है। इन लोगों ने भी जो सत्ता पाई है आखिर किसी के ज्ञान से ही ना, किसी ने ये थ्योरी दी, हाँ, किसी ने लोकतंत्र का सिस्टम बताया, वो ज्ञानी व्यक्ति था जिसने बताया, फिर उसके हिसाब से वो ये सब अब कर रहे हैं, नेता लोग चल रहे हैं। तो अब उस ज्ञान की प्रभुता को हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए कि जो ये सिस्टम बनाया और ये पावर केंद्रित हो गया कि कैसे विध्वंस हो। विध्वंस तो हो जाएगा, लेकिन ये विध्वंस इतना इजी भी नहीं है, इजी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन है, पूरे विश्व स्तर का परिवर्तन होगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत में ही सीमित रह जाएगा, इसका प्रभाव बहुत मैग्नीफाई हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड में चला जाएगा। दुनिया को सोचें, हाँ, तो पूरा मैग्नीफाई हो जाए। और आज की दुनिया में जबकि सारा इंटरनेट से कनेक्टेड है और सारा मीडिया इतना हावी है, तो छोटी सी बात तुरंत फैल जाती है, तो इसलिए ये मैग्नीफाई तो हो जाएगा। लेकिन आप इस जैसे कहा जाता है ना कि गांव में कुछ लोग होते हैं ना, झगड़ा लड़ा है उसके बाद भग गए झगड़ा लड़ा दिए, फिर उसका पता नहीं है, लेकिन लड़ाई लग गई, तो आप उसको आग तो लगा देंगे, लेकिन आग लगाने के बाद जो है उसके परिणाम तो निश्चित आएंगे ना भाई। जिन लोगों की कुर्सी हिलेगी और जिन लोगों की सत्ता जाने का भय रहेगा, क्या वे लोग बैठेंगे चुप थोड़ी? क्या उनके पास सब कुछ है, मिलिट्री है, उनके पास पैसे हैं, उनके पास आदमी है, उनके पास हर चीज़ है, तो वे तो कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे ना झोंकने में। इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत कड़ा संघर्ष होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर रास्ता भी वही है, जैसे कि किसी व्यक्ति को नौकरी कर पानी है, सरकारी नौकरी, तो उसको इंटरव्यू से, परीक्षा से गुजरना पड़ता है, तो गुजरना ही पड़ेगा। आप सोचेंगे कि हम डायरेक्ट एकदम सीधे जाकर के वहाँ पर बैठ जाएं, तो ऐसा नहीं संभव है। ऋषियों का काम है कि शस्त्र और शास्त्रार्थ दोनों की आवश्यकता है, शस्त्र भी बनाएं और शास्त्रार्थ भी करें। तो शस्त्र तो जैसे मैंने बताया, शस्त्र तो यहाँ बैलेट ही है, ये जान लें। और रही कुछ लोग मारे जाएंगे, निश्चित मारे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये सत्ता जो है ना, ये कोई भिखमंगी का खेल नहीं है, ये शक्ति का खेल है। और शक्ति के खेल में ऐसा कभी नहीं हुआ किसी युग में कि जिसमें कि खून ना बहे, लोग ना मरें, ऐसा कभी नहीं होगा। तो लोग मरेंगे, निश्चित ही मरेंगे। कहना कि जो उस काबिल हो, वो अपनी क्षमता को पहचाने कि गिलहरी की भूमिका है कि नल नील की है कि इंजीनियर की है। हाँ, ऐसा कूद के न चला जाए, हाँ, कि मारा चला गया। तो इसके लिए तो हमें जन जागृति करना ही पड़ेगा थोड़ा। तो पहले तो यही है, जन जागृति है कि लोगों को विचार बताया जाए, ग्रुप में बताया जाए, धीरे धीरे इसको फैलाया जाए, और ये कभी भी धरना प्रदर्शन की कोशिश न की जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो है ना, जितना सेफ गेम खेलेंगे उतना ठीक रहेगा। बिना ज़्यादा विरोध किए हुए अंदर अंदर आपको फैलना है। आप अगर डायरेक्ट पंगा ले लेंगे जब आपकी ताकत भी नहीं है, क्योंकि आपकी ताकत क्या है? जनता की ताकत। तो जनता की ताकत जब आप तक आपके पीछे पूरी नहीं है, तब तक आप सीधे अगर आ गए फ्रंट पर, तो बस आपका काम खत्म है फिर। इसीलिए आप सीधे आराम आराम से लोगों को बताइए, चलिए, और उसके बाद चुनाव में बस भाग ले लीजिए, बस चुनाव में भाग ले लीजिए, बस इतना करते रहिए। चुनाव का काम आप करिए और जन जागृति का मुझे करने दे, दोनों मिल करके इस काम को सहयोग करेंगे, क्या दिक्कत? हाँ, तो उसमें दिक्कत क्या है? इसमें जन जागृति जितना करें उतना अच्छा है। उसकी क्षमता देखें। हाँ, तो उधर से असफल हुआ, हाँ, तो मैं इधर से और लोगों को कहूँगा कि भाई, हाँ, स्वामी जी इस लाइन में जाएंगे। हाँ, तो ये जन जागृति, गुरु जी का मानना ये है, हाँ, आंदोलन का जो पक्ष है वो हाँ, आप करें, हाँ, और बाकी काम हम करेंगे, हाँ, और दोनों लोगों का समन्वय करके कुछ बड़ा परिवर्तन किया जाए। ये मानते हैं कि हाँ, कोई भी कुछ कर रहा है समाज के लिए, वो चाहे जो भी जिसका विचारधारा हो। हाँ, वो तो देखिए, प्रभु सबके लिए अपना कार्य निर्धारित कर देते हैं, किससे क्या काम लेना है प्रभु निर्धारित करेंगे। जिनसे जो काम लेना है उनसे वो काम ले लेंगे, वो काम रुकेगा नहीं। वो क्योंकि प्रभु अगर परिवर्तन चाहते हैं तो वे अपने हिसाब से योजना बनाए होंगे ना, तो उसके हिसाब से वो काम लेंगे, निश्चित लेंगे।
और उसमें जिसकी जो भूमिका आएगी उसको वो भूमिका अदा करनी ही पड़ेगी। उसके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा कि मैं नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होगा। उसको तो करना ही पड़ेगा जिसको जो करना है। तो जन आंदोलन देखिए, यहाँ की भूमि जो है अब तैयार हो रही है धीरे धीरे। भारत की भूमि है क्या, पूरे विश्व की भूमि तैयार हो रही है। हर जगह जो है बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, आर्थिक विषमताएं बहुत बढ़ गई हैं, सामाजिक विषमताएं बढ़ गई हैं, हाँ भ्रष्टाचार बढ़ गया है, तो इतना ज़्यादा नैतिक पतन भी हो गया है। हर तरह से लोग त्रस्त हो चुके हैं, अवसाद से ग्रस्त हो चुके हैं, दुखी हो गए हैं, रोगी हो गए हैं। तो अब ऐसे में लोग जो है परिवर्तन चाह रहे हैं। इस व्यवस्था से लोग संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन उनके पास अभी विकल्प नहीं है। वो सोचते हैं कि जाएँ तो जाएँ कहाँ। मर्ज की दवा नहीं है। तो अब जब हम लोग उनके सामने विकल्प रख देंगे तो फिर वे लोग निश्चित ही वो करेंगे। हाँ, वे लोग देखेंगे, तुरंत नहीं आएंगे। जनता भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि आप गए तुरंत आ गए, नहीं, वे सब भी ताकेंगे कि देखेंगे। वेट एंड वॉच पॉलिसी देखते हैं कि ये इसका पलटा किधर है, कितने लोग समर्थन में, कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग इनके साथ आ रहे हैं। जब देखेंगे कि हाँ ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो चल पड़ेंगे। अभी आपके पास कौन कौन लोग आएंगे? जो बुद्धिजीवी वर्ग होगा, जो छात्र होगा, जिसमें गर्मजोशी होती है बदलने की, जो वो वैसे लोग आएंगे। वैसे लोग आएंगे जो किराए वाले हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपने दे दिया, चलो हल्ला करो, तो वो हल्ला करना शुरू कर देगा। तो ऐसे 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 लोग आ जाएंगे आपके पास। शराबी तराबी ये सब भी आ सकते हैं, दारू पिलाए, वो अपना चिल्ला रहा है, वही बोल रहा है। हाँ, और जो ये गाने वाने वाले हैं, यहाँ जो कुछ गाना वाना बनाते रहते हैं, उनको पैसा दे दीजिए, वो अपना गाना बना रहे हैं, उस तरह से प्रचार के इस तरह से माध्यम है। फिर आप मीडिया वाले को पैसा दीजिए, मीडिया लिखेगी। हाँ, तो इस तरह से वो होता है। अब पैसे के लिए, आपको पैसे के लिए फिर लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से चंदा देंगे, फिर होगा। फिर कोई बड़ा कोई ग्रुप ऐसा मिल गया तो फिर वो ज़्यादा पैसा दे देगा तो ज़्यादा होगा। बस ऐसा ही है, धन से जन आएगा, जन से धन आएगा, इस तरह से ये सिस्टम चलता रहेगा। हाँ, ऐसा चलता रहेगा। अब ये टाइम क्या होगा ये तो निश्चित नहीं। हाँ, ये तो जो निश्चित तो होगा, लेकिन ये निश्चित हम लोग को ज्ञात नहीं है। ये तो परमात्मा को मालूम है ना कि टाइम इसका कब आएगा। हाँ, तो उसके सिस्टम से चलेंगे तो आए। तो एक और सवाल हमारा है, आप पूछेगा आप पूछिए। परिवर्तन जो आप बता रहे हैं, तो क्या मतलब परिवर्तन एक तो स्वाभाविक है, प्रदत्त है, हाँ, जो हम पैदा हुए और मरे, और एक जो परिवर्तन जो भौतिक विकास हो रहा है, जो मनुष्य के हस्तक्षेप से, तो वो विकास कितना दूर तक जाएगा, उसकी कोई सीमा है क्या? मतलब वो एक तो प्रकृति पदार्थ जो स्वाभाविक रूप से दुनिया बदल रही है, वो बदल रहा है। एक मानव का हस्तक्षेप से जो परिवर्तन हो रहा है, विकास हो रहा है, उसकी कुछ सीमा है कि? देखिए, आप यहाँ पर आप ये सोच रहे हैं कि मानव प्रकृति के तहत नहीं है, तो मैं ये आपको बताऊंगा कि मानव भी प्रकृति के तहत ही है। तो मानव के द्वारा जो कुछ भी विकास किया जा रहा है, ये प्रकृति प्रदत्त ही है। इसको आप प्रकृति से अलग नहीं मान सकते। प्रकृति से अलग मानव है क्या? मानव का क्या अस्तित्व है प्रकृति से भिन्न? कुछ नहीं कर सकते। वो प्रकृति ही तो है। मानव के पास क्या है? हाड़ मांस हम लोग का जो कुछ भी है, इसे प्रकृति से तो लिया गया है। और कहाँ से लिया गया है? प्रकृति तो मनुष्य में मैं कोई अंतर नहीं करता हूँ। मैं मानता हूँ कि प्रकृति के तहत ही है। जैसे अन्य पशु हैं प्रकृति के तहत, वैसे मनुष्य भी पशु है। मनुष्य भी प्रकृति के तहत है, बिल्कुल अलग नहीं। ये मनुष्य का अहंकार है कि सोचता है मैं प्रकृति से कुछ विशेष हो गया, ये उसका घमंड है और कुछ नहीं है। वो प्रकृति के तहत है, इसलिए इसका कोई भी विकास है वो प्रकृति के तहत ही माना जाएगा। हाँ, और ये अब ये कहाँ तक जाएगा? तो विकास वहाँ तक जाता है जब तक कि हम विकास से परे नहीं हो जाएं। विकास से परे का मतलब है कि जब हम मोक्ष हो जाए को प्राप्त हो जाएंगे तो विकास से परे हो जाएंगे। ये विकास सदैव जो क्या होता है, भौतिक का ही होता है। भौतिक विकास ही होता है, अन्य विकास आपका नहीं होगा। अन्य विकास कुछ नहीं होता है। बाकी जो कुछ भी देखेंगे सब भौतिक विकास होगा। आध्यात्मिक विकास नहीं होता है। अध्यात्म होता है या नहीं होता है, बस। हाँ, आध्यात्मिक विकास नहीं होता है। वो कहते हैं हमारा मानसिक विकास हो सकता है, और वो मन भी जो है प्रकृति का ही एक खेल है। मन भी प्रकृति का ही खेल है, कोई और नहीं है। हाँ, जब हम इस विकास का मतलब हो गया कि कोई चीज़ जुड़ रही है या कोई चीज़ टूट रही है, जुड़ करके कुछ बना रही है या टूट करके कुछ बना रही है। जुड़ने और टूटने की जितनी भी घटनाएं हैं सब प्रकृति के तहत ही हैं, सब पदार्थ ही है। जब जुड़ने और टूटने की प्रक्रिया से हम परे हो जाते हैं, अविभाज्य तत्व में चले जाते हैं, तो वह आध्यात्मिक तत्व हो जाता है। फिर वहाँ कोई विकास जैसी कोई बात नहीं होती है। वहाँ कोई टाइम फैक्टर नहीं होता है, कोई मैटर नहीं होता है, कोई स्पेस नहीं होता है।
नहीं, इसलिए टेबल है गुरुजी। हाँ। ये लकड़ी तो प्रकृति ने दे दिया और टेबल का आकार हमने दे दिया। हाँ, तो हम भी प्रकृति के तहत है ना। हमने जो भी डिसीजन लिया, जो कुछ भी किया, वो भी प्रकृति प्रदत्त है। एक गाय जा रही है, एक सांड जा रहा है, एक शेर जा रहा है, वो भी कोई कुछ काम कर रहा है ना। मगरमच्छ भी कर रहा है, वो भी कुछ कर रहा है ना, तो उससे भी तो कुछ होता है। हम हीरा मोती है बन गया तो पर्ल बना दिया मोती, तो उसने भी तो कुछ करके मोती बना दिया। तो इस तरह से हर जीव कुछ करके बना रहा है। हम लोग की गलतफहमी है, शहद जो है वो मधुमक्खियाँ बना रही है, हम लोग खा रहे हैं। तो सभी जीव कर रहे हैं। चींटियाँ भी खेती करती हैं, चींटियाँ भी वो करती हैं, सबको खाती पीती हैं, कुछ बनाती हैं, ये चलता है। तो समाधान हो गया जो हम तो अभी तक भ्रम था।